तो हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ना है जो कि है किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जंक्शन किसे बोला जाता है। तो बेसिकली जंक्शन हम बोलते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करें, ठीक है ना। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हो उसे आप एक जंक्शन बोलते हो। तो ये जिस तरह से एक जंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली अगर चार कंडक्टर्स इस तरह से जा रहे हैं तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, एक जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये लॉ जो दिया गया वो इसी जंक्शन के बेसिस पे दिया गया है। तो जंक्शन किसे बोला गया, जहां तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करना हो। यहाँ एक कंडक्टर हो सकता है, यहाँ एक कंडक्टर और यहाँ एक कंडक्टर, ठीक है। अब है किसके ऊपर लॉ जो है हमारा, सेकंड किरचॉफ्स लॉ। तो सेकंड किरचॉफ्स लॉ बेस्ड है बेसिकली कंटिन्यूटी के ऊपर, कंटिन्यूटी एंड चार्ज कंजर्वेशन। जैसा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, मान लो कि हम फ्लूइड की अगर बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एक पाइप से अगर मान लो इस तरफ 5 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, और आगे से दो पार्टीशन मिल जाते हैं जिसमें एक साइड से मान लो 3 लीटर पानी जा रहा है, तो बचे हुए साइड से कितना पानी जाना चाहिए, 2 लीटर पानी जाना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्यूब ऑफ फ्लो है, यानी कि एक ट्यूब है अगर, तो जितनी भी वॉल्यूम में वाटर एक क्रॉस सेक्शन से एंटर कर रहा है उतनी ही वॉल्यूम में वाटर उस ट्यूब के लिए एग्जिट भी करना चाहिए, ठीक है ना। ये हम बोलते थे फ्लूइड्स के लिए, क्योंकि फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है और फ्लो की कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। सिमिलर चीज बोल दी जाती है जंक्शन लॉ में चार्जेस के लिए। ये कह दिया जाता है कि मान लो आपके पास कोई जंक्शन है और इस तरह से Q1 चार्ज उस जंक्शन की तरफ आ रहा है, Q2 चार्ज उस जंक्शन की तरफ आ रहा है, Q3 मान लो दूर जा रहा है और Q4 भी अगर दूर जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंदर आने वाला चार्ज यानी जंक्शन की तरफ आने वाला चार्ज इक्वल होना चाहिए जंक्शन से दूर जाने वाले चार्ज के। यानी आप कह सकते हो Q1 प्लस Q2 ये इक्वल होना चाहिए Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये तो हो गया समझने का तरीका। अगर लॉ में बोल के बताऊं कि लॉ होता क्या है, तो लॉ बताया जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग और एग्जिटिंग अ जंक्शन इज 0। तो लॉ हो गया द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट, एंटरिंग और एग्जिटिंग अ जंक्शन इज 0। अब एल्जेब्रिक सम बोला है यानी कि आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास ये जंक्शन है, अगर मैं इस जंक्शन की तरफ आने वाले चार्ज को पॉजिटिव लेता हूं तो जंक्शन से दूर जाने वाले चार्ज को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एल्जेब्रिक सम अगर सारे करंट्स जो कि जंक्शन के तरफ आ रहे हैं या फिर जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनका किया जाए, तो मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 अगर मैंने जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव लिया है, माइनस Q3 माइनस Q4 क्योंकि मैंने दूर जाने वाले को नेगेटिव लिया है, ये इक्वल होना चाहिए 0। तो ये हो जाता है किरचॉफ जंक्शन लॉ। ये बेसिकली यही चीज लिखी हुई है। हम तो क्या याद रख लेंगे कि किसी जंक्शन की तरफ आने वाला नेट चार्ज इक्वल होता है उस जंक्शन से दूर जाने वाले चार्ज के। क्यों? क्योंकि जितना भी चार्ज किसी जंक्शन पे एंटर करे उतना ही चार्ज एग्जिट भी करना चाहिए, ठीक है। अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो बीच में कुछ चार्ज रुका हुआ नहीं रह सकता, सारा का चार्ज फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लॉ। ये सेम लॉ करंट के लिए भी वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे करंट शो कर रहा होता, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां भी मैं फिर से बताऊंगा। और बस आपको ये याद रखना है कि जहां जहां मैंने चार्जेस लिखे वहां बस क्या आ जाते हैं, करंट आ जाता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हमें पड़ेगा किसी अननोन पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम एक चीज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं काफी क्लासेस से, वो है चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर, जिसमें सबसे पहला केस हमने पढ़ा जहां पे आप किसी भी पॉइंट पे 0 मान लेते हो, फिर आप पॉइंट से चल चल के सर्किट में अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो Q बराबर CV से हम चार्ज बता देते हैं। जो सबसे सिंपल टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद कल वाले लेक्चर में हमने देखा था, मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें कि बैटरीज भी हैं, कैपेसिटर्स भी हैं, और आप हर जगह का पोटेंशियल नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हाँ आपको लूप दिख रहा था, तो हमने वहां पे क्या लगा दिया था, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दिया था, जिससे कि हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर मिल गया था।
अब तीसरी सिचुएशन कुछ इस तरह की आती है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स ले रहा हूं और इस तरह से मैं बैटरीज ले लेता हूं। मान लो कि ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। इसमें अगर पूछा जाए कि बताओ हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो एक जो मेथड हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा वो ये आएगा कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ से कोई Q चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ है, यहाँ पे कुछ Q1 चला गया है, बचा हुआ Q माइनस Q1 यहाँ पे चला गया है। हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हो, उसके लिए आप एक बार इसमें लूप लॉ लगा देते हो, फिर एक बार इसमें लूप लॉ लगा सकते हो, या फिर आप पूरे में एक लूप लॉ लगा सकते हो। अल्टीमेटली आपके पास 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पे इसे जंक्शन लॉ से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, आप पूरे सर्किट में कहीं पर भी जीरो पोटेंशियल अज्यूम करते हो। मान लो कि मैंने इस जगह पे जीरो पोटेंशियल अज्यूम किया। अब मैं उन पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूंगा जो कि मैं लिख सकता हूँ। अगर आप लेफ्ट में चलोगे तो बैटरी क्रॉस करने के बाद पॉजिटिव प्लेट में आए, यानी पोटेंशियल 10 वोल्ट से बढ़ जाना चाहिए, तो इस जगह का पोटेंशियल आया 10 वोल्ट। अगर हम राइट साइड चलेंगे तो बैटरी क्रॉस करके पोटेंशियल 20 वोल्ट से बढ़ जाना चाहिए, ये आया 20 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। एक बार ये लिखने के बाद अब अगर आप सर्किट में देखो तो क्या हमें इस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है? तो आंसर आएगा कि नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है। सिमिलरली इस 2 के अक्रॉस भी नहीं पता, क्योंकि एक एंड पे तो 0 है पर दूसरे एंड पे क्या है हमें नहीं पता। यहाँ पे 20 है, दूसरे एंड पे नहीं पता। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी यूज कर सकते हैं, अगर हम लूप लॉ यूज नहीं करना चाहते तो। ठीक है, मैं मान लूंगा कि अननोन पोटेंशियल सर्किट के अंदर क्या है, x। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको नहीं पता, मैंने अज्यूम कर लिया उसका पोटेंशियल है x। ध्यान से देखना, हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब मैं अननोन पॉइंट पर पोटेंशियल अज्यूम कर रहा हूं x, तो मैं एक अजम्पशन और ले लेता हूं, क्या? x इज द हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है ना, x को मैं क्या मान लूंगा कि हाईएस्ट पोटेंशियल है पूरे सर्किट में x। अब मैंने x को हाईएस्ट पोटेंशियल मान लिया, इसका मतलब क्या है? हमें एक चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और क्योंकि ये सर्किट का सबसे हाई पोटेंशियल है तो सारा चार्ज इससे दूर जाता हुआ ही होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं इस तरफ चार्ज जा रहा है Q1, यहां जाता है Q2 और यहां जाता है Q3। क्योंकि X सर्किट का सबसे हाई पोटेंशियल है तो कोई भी चार्ज इसकी तरफ नहीं आ रहा होगा, और क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो कि एंटर कर रहा है किसी भी जंक्शन को, ये इक्वल होना चाहिए चार्ज जो एग्जिट कर रहा है किसी भी जंक्शन से। और क्योंकि X जो जंक्शन है वो हाईएस्ट पोटेंशियल का जंक्शन है, तो कोई भी चार्ज इसे एंटर नहीं कर रहा होगा, सारा का सारा चार्ज इसे क्या कर रहा होगा, एग्जिट। यानी कि नेट एग्जिट करने वाले चार्ज को आप क्या कह सकते हो, 0। तो मैं लिख दूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यह है नेट चार्ज जो कि जंक्शन से दूर जा रहा है, ये इक्वल हो जाना चाहिए 0। अब सिंपली बस आपको लिखना है Q बराबर क्या हो जाता है, C इंटू V, तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q1 अगर मैं लिखूं तो कैपेसिटेंस है 3 और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका x माइनस 10, प्लस Q2 अगर लिखा जाए तो कैपेसिटेंस है 2 इंटू एक्स माइनस 0, प्लस Q3 अगर लिखा जाए तो कैपेसिटेंस है 1 इंटू एक्स माइनस 20, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। से सॉल्व करेंगे 3x माइनस 30 प्लस 2x प्लस x माइनस 20, ये होना चाहिए 0। यहां से हमें मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 50, या फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 25/3 वोल्ट। यानी कि अब हमें इस अननोन पॉइंट का भी क्या मिल गया है, पोटेंशियल मिल गया है। क्योंकि अब ये मिल चुका है तो सिंपली Q1 की वैल्यू में लिख सकता हूं, क्या थी, 3 इंटू 25/3 माइनस 10, यह आ जाएगा माइनस 15 माइनस 30 क्या रही माइनस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा कितना, माइनस 5 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q2, अब ये नेगेटिव आया है चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि चार्ज आपका नेगेटिव आया है माइनस 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने चार्ज के फ्लो की मानी थी वो गलत मानी है, चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी कि या तो आप ये कह सकते हो कि इस जंक्शन से माइनस 5 माइक्रोकूलम फ्लो कर रहा है लेफ्ट की तरफ,
या आप कह सकते हो कि इस जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है +5 माइक्रोकूलम चार्ज। सिमिलरली मैं Q2 की वैल्यू पे बता सकता हूँ, वो हो जाएगी 2 इंटू 25/3 यानी कि 50/3 माइक्रोकूलम। और सिमिलरली फाइनली 3 आ जाएगा जो कि क्या है 1 इंटू एक्स माइनस 20 यानी 1 इंटू 25/3 माइनस 20, तो ये -35/3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना? हाँ, बात सही है। अब कोई यहाँ पे डाउट पूछ रहा है कि जो एक्स आपने निकाला वो तो हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं है। हाँ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो लॉ लिखा है वो ये मान के लिखा है कि एक्स हाईएस्ट पोटेंशियल है। एक्स हाईएस्ट पोटेंशियल आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। किसमें कर चुके हैं? हीट ट्रांसफर के अंदर। हीट ट्रांसफर में जब दो या दो से ज्यादा रॉड्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता था तो हम हीट फ्लो इस तरह से कैलकुलेट करते थे। किसी भी पॉइंट का अननोन टेम्परेचर हम इसी लॉ से निकालते थे। ठीक है ना? मैंने कहा भी था वहां पे कि ये यहाँ पे आ रहा है और फिर से आएगा कैपेसिटर में और ये फिर से आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना? हाँ, अब रुद्रायन तुम्हारा डाउट है कि C1 का चार्ज 5 है या -5 है। तो ये तुमने काफी बेकार डाउट पूछा है, क्योंकि बेटा कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव होता है, दोनों ही होंगे। एक प्लेट पे अगर मैं इसकी बात करूं, कैपेसिटर C1 की बात करूं, तो इसकी एक प्लेट पे +5 है और एक प्लेट पे -5 है। हाँ, आप तुम जानना चाहते हो किस प्लेट पे कौन सा है, तो क्योंकि हमारे Q1 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है -5, यानी कि यहां से चल के -5 माइक्रोकूलम चार्ज गया है, तो इस प्लेट को ऑब्वियसली क्या मिला होगा? -5, और इस प्लेट को क्या मिलेगा? +5। या इसका उल्टा मैं अज्यूम करता कि +5 माइक्रोकूलम चार्ज इस जंक्शन की तरफ गया है, तब भी इस पे मैं क्या बोलता? -5, और इस पे मैं क्या बोलता? +5। ठीक है ना? क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज तो हम क्या बताते हैं? जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई लिख रहा है कि वो लोएस्ट पोटेंशियल भी मान सकते हैं, आप मान सकते हो। सारे चार्ज को आप उसकी तरफ आता हुआ मान लेना, ठीक है, पर पोटेंशियल भी फिर उसी हिसाब से लिखना। यहाँ देखो, मैंने सभी को एक्स में से सब्ट्रैक्ट किया है। x-10 लिखा है, x-0, x-20, क्योंकि x को मैंने हाईएस्ट माना है। अगर आप x को लोएस्ट मान रहे हो तो यहाँ लिखते फिर आप 10-x, यहाँ पे 0-x, और यहाँ पे लिखते 20-x। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट मेथड में कैसे किया जाता है? मैं फिर एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जहां का पोटेंशियल आपको नहीं पता है, तो वहां पे हम पोटेंशियल क्या मान लेंगे? x। एक बार हमें वहां का पोटेंशियल मिल गया तो आप वहां से जाते हुए चार्जेस का Q1, Q2, Q3 नाम रख सकते हो। उसके बाद जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हो कि नेट आने वाला चार्ज 0 है तो नेट जाने वाला चार्ज भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि हम x को हाईएस्ट पोटेंशियल माने। ठीक है? यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं मैंने PDF में, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, आपको चार्ज बताना है कैपेसिटर पे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 कैपेसिटर्स हैं, सेम एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। 3 ही कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। ठीक है, इन सभी का आंसर लूप लॉ से भी आ सकता था। ठीक है, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, आप क्या प्रेफर करना चाहते हो। आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहते हो या फिर आप जंक्शन लॉ से करना चाहते हो। एक्स देखो सबका अलग अलग आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन 0 आपने कहाँ माना है। ठीक है ना? सबका एक्स सेम आए जरूरी नहीं है, पर सब पे 4 जरूर सेम आएगा। एक्स दो आंसर दिख रहे हैं मुझे, 100/7 और 60/7, यानी कि लोगों ने अलग अलग जगह पे 0 माना होगा ऑब्वियसली। चार्ज आप बता दो, चार्ज सब पे सेम आना चाहिए।
परमानेंट का -260/7 माइनस सॉरी +320/7 और -60/7। ओके, मैं एक बार करता हूँ। तो मैं बीच में 0 मान रहा हूँ, जिससे यहाँ पे हमें मिला है कितना 10, तो यहाँ पे मिला है -20, तो यहाँ पे भी हो गया -20, ये आपका है 10। इस पॉइंट का नहीं पता है तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x। अब यहाँ जाने वाले चार्ज को मान लो Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। सिंपल सा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q बराबर होता है C इंटू V, तो Q1 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस Q2 को मैं लिख दूंगा 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस Q3 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स माइनस 20। ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। से 2x माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 80, ये हो जाना चाहिए 0। यहाँ से हमें मिलेगा 7x इज इक्वल टू -60, या x की वैल्यू हमें मिलेगी -60/7 वोल्ट। तो x हमें मिल चुका है -60/7। अब सिंपली इनमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, वहां से x मिल जाएगा। तो x मिलेगा 2 इंटू -60/7 -10 -260/7 माइक्रोकूलम। तो एक कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है Q1 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड वाले पे जो चार्ज आया है वो आया है -260/7 माइक्रोकूलम। सभी लोगों का आया है, ठीक है ना? नहीं, सभी लोगों का नहीं आया है। जिनका भी नहीं आया आप देखो गलती क्या हुई है, ठीक है ना? सिमिलरली इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा दूसरे वाले में जो चार्ज होगा, ये हमने Q1 की वैल्यू निकाली है। Q2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, Q2 हो जाएगा 1 इंटू एक्स -60/7 यानी कि 60/7 माइक्रोकूलम। यहाँ पे माइनस में आपको आंसर देना नहीं होगा। अगर मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछूंगा तो आंसर सारे किसमें देने हैं, प्लस में ही देने हैं, ठीक है ना? ये क्या बताना चाह रहा है कि क्योंकि Q1 चार्ज इधर फ्लो करके गया है तो इस वाली प्लेट को चार्ज कैसा मिला होगा, नेगेटिव मिला होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव आया था। Q2 हमारा कैसा है, Q2 भी हमारा नेगेटिव आया, यानी कि इस ऊपर वाली प्लेट को चार्ज कैसा मिला होगा, नेगेटिव मिला होगा। सिमिलरली Q3 निकाल सकते हो। तो प्लस और माइनस तो बस ये बता रहा है कि जिस प्लेट पे चार्ज फ्लो करके पहले पहुंचेगा उस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर का आंसर तो हम हमेशा ही कैसा देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, ठीक है ना? कोई भी पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आप कौन सा बता दोगे, हमेशा पॉजिटिव वाला ही बता दोगे। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ पे कैलकुलेशन में तो -260/7 आ रहा है, ठीक है ना? कर लो जरा, अगला वाला करो और थोड़ा तेज करने की कोशिश करो क्योंकि बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। रोहित और प्रवीण का एक साथ चुका है 255/9, एक का प्लस और एक का माइनस। चार्ज बता दो आप। तो सभी लोग क्योंकि अलग अलग जगह पे 0 मार रहे हैं तो अलग अलग आंसर आ रहा होगा, इसलिए कॉमन एक चीज कर लेते हैं। आप सभी लोग कैलकुलेट कर लो और चार्ज बता दो इस 4 वाले पे कितना होगा, 4 माइक्रोकूलम वाले पे। 4 माइक्रोकूलम वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, सभी लोग उसका आंसर लिखो सिर्फ, ताकि पता लगे कितने लोगों का सही आ रहा है। कि वो डिपेंड करेगा आप 0 का मान रहे हो उसके ऊपर। हर जगह एक्स का पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 पे डिपेंड करेगा, पर ये चार्ज तो फिक्स रहेगा। मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ, -10 -5 -20 -60। यहाँ मान लेता हूँ मैं x, Q1 Q2 Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होना चाहिए 0। Q1 को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा C इंटू V x+5 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस Q3 हो जाएगा 4 इंटू x+60।
ये हो जाना चाहिए 0। 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 240 ये हो जाना चाहिए 0। और यहाँ पे 9x ये इक्वल हो जाएगा नेगेटिव 255। x हमें मिल गया है कितना, -255 बाई 9। तो अगर आपने 0 माना था यहाँ बीच में अगर आपने 0 माना था तो x आ जाएगा -255 बाई 9। इस 4 माइक्रोफैरेड पर अगर चार्ज निकाला जाए जो कि Q3 है तो हो जाएगा 4 इंटू -255 बाई 9 प्लस 60। ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, देख लेते हैं कौन सा वाला अच्छा है या अलग है, वो वाला भी ट्राई कर लेते हैं। सब लोगों को समझ आ गया है तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लें, वरना फिर अगर आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है तो एक और कर लेते हैं। बताओ, बोलो अगर किसी को लगता है एक और सेम करना चाहिए तो इनमें से कोई एक चूज करें, नहीं तो फिर अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर अब आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन में तो सबका अलग अलग एक्स आएगा, तो मैं किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज पूछ लेता हूं। तो आप इस क्वेश्चन में 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पे चार्ज बता दो फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन में 3 माइक्रोफैरेड वाले पे चार्ज कितना होगा ये वाले कैपेसिटर पे। 0 यहाँ पे मान लिया मैंने, 0 यहाँ है तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30, यहाँ का नहीं पता, यहाँ हो गया 5। ठीक है ना, इन पॉइंट्स का हमें पता है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया 42। ठीक है, देखते हैं 42, 48 रोहित का आ रहा है। और कोई? ठीक है, तो करना वही है, बस आपको याद क्या रखना है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर हम कब लिख सकते हैं, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस। मैंने यहाँ 0 माना था, जिसकी वजह से यहाँ 30 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, इतना मैं लिख पाया। ठीक है, यहाँ चल के हमें मिल गया 5 इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक पॉइंट पर। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पे मानूंगा x। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया x। तो अब यहाँ आपको मिल चुका है 30। इस कैपेसिटर के लिए एक एंड पे तो है 30, लेकिन दूसरे एंड पे x नहीं है। दूसरे एंड पे क्या होगा, अगर ये x था तो ये होगा x प्लस 5। ठीक है ना, समझ आ रही बात? सिमिलरली ये x था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x माइनस 5। ये x था तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा x प्लस 10। ठीक है, और अब हम मान लेंगे कि इधर चार्ज गया है Q1, यहाँ गया है Q2 और यहाँ गया है Q3। और इनके लिए लिखा जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये क्या होना चाहिए 0। सबको समझ आया या मैं दोबारा बताऊं? जल्दी बोलो जल्दी, अगर किसी को दोबारा सुनने की जरूरत है तो, जो अभी तक मैंने किया हो। मैंने सिर्फ x के टर्म्स में ही लिखना था क्योंकि मुझे सब कुछ, इसलिए मैंने हर जगह का पोटेंशियल लिख दिया है। मैंने इस बैटरी को क्रॉस किया, 5 वोल्ट की थी, तो x से 5 बढ़ेगा तो x प्लस 5, यहाँ पे x से 5 घटेगा तो x माइनस 5, और नीचे x से 10 बढ़ेगा तो x प्लस 10। ठीक है, अब इन्हें लिख देते हैं। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो जरा। Q1 इस ब्रांच में फ्लो करने वाला चार्ज है, तो उसके एक एंड पे तो है x माइनस 5, फिर ये 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, और फिर यहाँ पे हमें पता है 30। तो फायदा क्या है कि ये दोनों सीरीज में है, तो इनका मैं इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, ये हो गया C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए।
इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे है x माइनस 5, यहाँ पे है 30, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 30 प्लस Q2 की अगर हम बात करें तो इस कैपेसिटर के ऊपर मैं चार्ज निकालना चाह रहा हूं, तो आप देखो तो इसके एक एंड पे तो है x प्लस 10 और एक एंड पे है 5, तो आप लिख दोगे 2 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 5। सिमिलरली अगर Q3 की बात की जाए, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, तो एक एंड पे तो है 30 और एक एंड पे है x प्लस 5, एक एंड पे 30 और एक एंड पे x प्लस 5, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 30, और ये होना चाहिए 0। किसी को कोई डाउट? ये मिल गया 6/5 इंटू एक्स माइनस 35 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 25, क्या होना चाहिए 0। इसे सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। क्या कोई लिख पाया था ये? ठीक है, इस 3 वाले पे आप चार्ज निकाल दो, कितना चार्ज आएगा। तो मानते हैं यहाँ 10 आ गया हमारे पास, यहाँ 0 है, यहाँ 20 होगा, यहाँ भी 20, यहाँ 25 अननोन। इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ x पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे x पोटेंशियल माना जा रहा है तो बैटरी क्रॉस की 10 वोल्ट से बढ़ जाना चाहिए x प्लस 10, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारे पास। यहाँ मैं मान लेता हूँ Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं Q2 चार्ज आ रहा है, यहाँ मान लेता हूँ मैं Q3 चार्ज आ रहा है, और यहाँ मान लेता हूँ मैं Q4 चार्ज आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल अब हमें या तो x की टर्म्स में पता है या फिर एग्जैक्टली पता लग चुका है जीरो के रेफरेंस पॉइंट को लेके, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये क्या होना चाहिए 0। Q1 को क्या लिख देंगे, 2 माइक्रो फैरेड के ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है ना। ये हो गया आपका Q1। सिमिलरली अगर Q2 लिखा जाए प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस Q3 अगर मैं लिखता हूं तो वो हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 20। इसके लिए मैंने लिखा है एक तरफ x प्लस 10 है और एक तरफ 20 है। अब इसके लिए लिख देते हैं प्लस Q4, ये हो जाएगा 3 इंटू एक तरफ x प्लस 10 और एक तरफ 25 है, x प्लस 10 माइनस 25, इसे करना है 0, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने से आपको मिलना चाहिए चार्ज ऑन वोल्टेज मिल जाएगा। इसे सॉल्व करके x, वहां से हम सिंपली बता पाएंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 45, ये आ गया 0। 2 4 5 8 8x बराबर 30 75, x शायद आ रहा है 75/8। अगर इससे हम Q4 निकालें जो कि है ये वाला, तो वो हमें मिल जाएगा चार्ज 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर, जाएगा 3 इंटू 75/8 माइनस 15, 75/8 मंटू का भी आ गया, मेरा भी आया, मतलब शायद सही हो सकता है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। (135/8) माइनस 135/8 आया है हमारा। माइनस क्या बता रहा है कि इस प्लेट पे चार्ज कैसा आया होगा, नेगेटिव आया होगा। और चार्ज ऑन कैपेसिटर बोला जाए तो चार्ज तो कितना होगा 135/8 माइक्रो कूलम। कई लोगों का मैंने देखा था ये आंसर, कई लोगों का है, ठीक है। तो एक तो हो गया सिंपली, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया कि बीच में अगर बैटरी लगा दी तो क्या करेंगे। तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अननोन पॉइंट पे x माना है और बैटरी को क्रॉस अगर कर रहे हो तो x के टर्म्स में उस पॉइंट का भी पोटेंशियल लिख सकते हो। अब थोड़ा सा और अलग टाइप का करते हैं, जंक्शन लॉ के ऊपर जो आ सकता है, जो है 7th नंबर क्वेश्चन। ऐसा किसी ने नहीं बोला था जिंदगी में कि एक ही जंक्शन आ सकता है, 2 जंक्शन भी आ सकते हैं। अब जैसे 7th क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका पोटेंशियल आप नहीं लिख सकते, और एक के टर्म्स में दूसरे का भी नहीं लिख सकते। जैसे x मान के दूसरे को x के टर्म्स में भी नहीं लिख सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 जंक्शंस हैं तो हम दोनों जंक्शंस पे जंक्शन लॉ लगाएंगे।
एक पे आप x मानोगे और एक पे आप y मानोगे। याद हमें क्या रखना है, याद बस ये रखना है कि जब x पे जंक्शन लॉ लगाया जा रहा है तो ये अज्यूम करना है कि सर्किट में हाईएस्ट पोटेंशियल x है, और जब y पे आप जंक्शन लॉ लगाओगे तब ये याद रखना है कि पूरे सर्किट में हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो y है। ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा 7th क्वेश्चन सभी लोग। एक, दो, तीन, तो इसमें सभी लोग तीन वाले पे चार्ज बता दो, ठीक है ना, ताकि पता लगे सबने सेम किया है, सही किया है कि नहीं किया है। एक्स तो आप कहीं भी मान सकते हो, वाई भी आप कहीं भी मान सकते हो, और जीरो भी कहीं भी मान सकते हो। 3 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आएगा? ठीक है, तो एक मैं करके दिखा देता हूँ या फिर ऐसा वाला, और अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो। ठीक है, मैं धीरे धीरे यहाँ पे कर रहा हूँ, आंसर आ जाता है तो आप लिख देना। जिन लोगों को लग रहा है उनसे नहीं हो पाएगा वो अभी से ही देख लो, ताकि अगला 8th क्वेश्चन आप ट्राई कर सको। ठीक है, मैंने यहाँ जीरो अज्यूम कर लिया है, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 30 मिल गया हमें, और यहाँ -30 मिल गया। ये हमने हर जगह का पोटेंशियल लिख लिया जो भी हम लिख सकते थे। अब इसके बाद देखो यहाँ पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ x, और यहाँ पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ y, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जंक्शन लॉ लगाऊंगा कहाँ पे, एट x। आप मान सकते हो कि इधर कोई चार्ज आ रहा होगा Q1, इधर चार्ज आ रहा होगा Q2, और इधर चार्ज आ रहा होगा Q3। ये मैंने x को हाईएस्ट मानते हुए लिखा है, तो ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जब मैं लगाऊंगा जंक्शन लॉ एट y, तब मैं y को हाईएस्ट मानूंगा, तो मैं मान लूंगा यहाँ पे जा रहा होगा Q4, यहाँ पे Q5, और यहाँ पे Q6। अब देखो इस ब्रांच में मैंने इधर से आता हुआ Q2 माना है, इधर से आता हुआ Q4 माना है, इनकी वैल्यूज फाइनली देखना इक्वल और ऑपोजिट ही आएंगी। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट आएंगी, क्योंकि कोई एक ही हो सकता है। तो y के लिए क्या लिख सकते हैं, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। Q1 लिख देते हैं, Q1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 30, क्योंकि उसके अक्रॉस 30 का पोटेंशियल डिफरेंस है, और 1 प्लस Q2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 10, और प्लस Q3 को क्या लिखा जा सकता है, देखो आप यहाँ से चार्ज चल के जा रहा है और y पे जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल y है, इस पॉइंट पे x है, और बीच में कैपेसिटर है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि x को मैंने हाईएस्ट माना है, यानी जब जंक्शन लॉ x पे लगाया जा रहा है तो हम मान के चल रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, इसलिए मैंने यहाँ पे x माइनस वाई किया है, और ये इक्वल होना चाहिए जीरो। जब मैं y पे लगाऊंगा तो देखो Q4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जब आप जंक्शन लो लगाओगे y पे तो आप मान के चलोगे y इज ग्रेटर देन x, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ये हो गया Q4, प्लस Q5 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई माइनस जीरो, और प्लस Q6 फाइनली हो जाएगा y 3 इंटू वाई माइनस माइनस 30, यानी y प्लस 30, तो जाना चाहिए जीरो। ठीक है, ठीक है, नीचे जीरो मान के सभी लोग इक्वेशन बना लो, या नीचे वाले पॉइंट्स पे इन दोनों पे जीरो मान के। अगर यहाँ जीरो माना है हमने तो उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेंगी, दो जंक्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इक्वेशंस क्या बनेंगे उस हिसाब से। एक जंक्शन को x मानना है, एक जंक्शन को y मानना है, इन पॉइंट्स पे जीरो मानते हुए नीचे वाले पॉइंट्स पे। रोहित ने निकाल भी लिया है, x है 110/19 और y है 680/76। सभी लोग इक्वेशन में आने की कोशिश करो एटलीस्ट।
ठीक है, तो यहाँ अगर हमने 0 माना है, यहाँ पे आया -5, यहाँ पे फिर से +5 किया तो क्या हो गया यहाँ पे वापस 0। ठीक है, यहाँ 0 माना है, यहाँ हुआ 10 और यहाँ हो गया 20। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस जगह का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो यहाँ पे मान लेंगे x, और इस जगह का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो यहाँ पे मान लेंगे y। ठीक है, सभी लोग एटलीस्ट इक्वेशन बना लो। अब क्योंकि हमें हर कैपेसिटर के क्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी हम बता सकते हैं। यहाँ पे 0 माना है, इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पे आ चुका है कितना 5। ठीक है, इसके एंड्स पे हमें मिल चुका है y और 0। इसके एंड्स पे अगर देखा जाए तो एक तरफ आ चुका है 20 और एक तरफ क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे मैं लिख सकता हूँ y + 5। ठीक है, इस कैपेसिटर के लिए लिखा जाए तो एक तरफ तो है 0 लेकिन इस तरफ आएगा x - 5। ठीक है ना, इस तरह से हर कैपेसिटर के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है। अब बस मैं मान लूंगा यहाँ पे गया Q1, यहाँ पे गया Q2 और यहाँ पे गया Q3। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पे गया Q4, ये गया Q5 और इधर गया Q6। x पे लगा देते हैं जंक्शन लॉ, x पे लगाएंगे तो Q1 + Q2 + Q3 ये होना चाहिए 0। y पे लगाएंगे तो Q4 + Q5 + Q6 ये हो जाना चाहिए 0। x पे लगा देता हूं मैं, Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × x - 5 - 0 प्लस Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × x - 5 प्लस Q3 की वैल्यू x और y के बीच में 1 माइक्रोफैरेड तो 1 × x - y, क्योंकि यहाँ पे हम x को बड़ा मानेंगे। तो ये कितना मिल गया, 5x - y = 20। ये हमें मिल गई एक इक्वेशन। ठीक है ना, सिमिलरली y पे अगर आप लगाते हो जंक्शन लॉ, Q4 को क्या लिख सकते हैं, Q4 इस तरफ जाता हुआ है तो y को बड़ा माना जाएगा तो 1 × y - x प्लस 1 × y - 0 प्लस आखिरी वाले के लिए, इसके लिए अगर लिखा जाए तो 2 × y + 5 - 20 ये हो जाना चाहिए 0। यहां से मिलेगा 4y - x = 40। तो ये दो इक्वेशन अगर बना लिए उनसे सॉल्व हो जाएगा सिंपली। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है कैसे करते हैं जंक्शन लॉ के क्वेश्चन? तो मेनली क्वेश्चन कब आएगा, जब क्वेश्चन में पूछा गया हो कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो आपको समझना पड़ेगा कि पॉइंट्स अननोन है तो उनका पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ -30 हो गए, = 30। ठीक है, तो ये हो गए जंक्शन लॉ के क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो अभी तक आपने बस क्या सीखा है, आपने सीखा है कि अगर हमें कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए किसी भी तरीके से तो हम क्या बता सकते हैं, उस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ है ये बता सकते हैं। ऑब्वियसली जिस प्लेट पे चार्ज पहले पहुंचता है उसको उसी साइन के साथ हमें मानना होता है। मान लो -40 आया है तो पहली वाली प्लेट पे क्या होगा, -40, उसकी ऑपोजिट पे होगा +40। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ के दोनों लॉ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लगाने तो आ गए होंगे। जब आपको कोई जंक्शन पता हो जहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है और आपको पता करना है किसी भी वजह से, तो वहां पे क्या लगा देते हो, किरचॉफ जंक्शन लॉ। और अगर आपको लूप दिया हुआ है, आपका मन है करंट को घुमा के, चार्ज को घुमा के किसी भी जगह चार कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना, तो आप क्या लगा सकते हो, लूप लॉ। आगे जो इसी पे बेस्ड एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू स्विच। ठीक है, तो स्विच हमें पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक सर्किट के पार्ट को कब इंक्लूड करना है कब इंक्लूड नहीं करना है ये डिसाइड कौन करता है, स्विच डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज बोलूं, अगर मान लो कि आपके पास इस तरह से एक कैपेसिटर दिया हुआ है और इस तरह से एक बैटरी दी गई है। ठीक है, और एक कैपेसिटर और है, बस अंतर ये है कि उसे सर्किट में इंक्लूड करने के लिए एक हमें स्विच दिया गया है। ठीक है ना, मान लो कि इस तरह से आपको क्या दिया गया, एक स्विच एस दिया गया है। तो अगर ये मैं मान लेता हूं V है,
इसे मैं बोल देता हूं C है, ये भी C है। अगर ये स्विच ओपन है, तब मैं अगर आपसे पूछूं, स्विच मैं बोल देता हूं कि स्विच ओपन है, तो चार्ज थ्रू बैटरी कितना फ्लो कर रहा होगा। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ऊपर चार्ज के फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो इसे हमें सर्किट में इंक्लूड नहीं करना होगा अगर स्विच कैसा है, ओपन है। मैं यहाँ 0 मानूंगा, या 0, यहाँ V आया, यहाँ V आया, ऑब्वियसली बस चार्ज इसी में जा रहा है। कितना चार्ज आएगा, Q बराबर CV, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब अगर कोई बोले कि हमने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, तो अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ये आपकी बैटरी C और V। तो अब सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर इंक्लूड हो चुका है, यानी सर्किट में अब दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसे मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं कि एक बैटरी और यहाँ कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C। यहाँ 0 मान लो, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V। अब आप देख सकते हो बैटरी से चार्ज जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा होगा, 2C इंटू V। तो क्योंकि पहले चार्ज निकल रहा था CV, अब चार्ज निकल रहा है 2C इंटू V। आपसे पूछा जाए चार्ज थ्रू स्विच क्या है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए बस आपको ये सोचना होगा कि इस कैपेसिटर से फ्लो करने वाला चार्ज कितना है, क्योंकि स्विच यहीं पे लगा हुआ था। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहां से चार्ज अगर 2CV निकला है, आप देख सकते हो यहां से चार्ज 2CV निकला है, यहां पे पहुंच के वो क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है दोनों कैपेसिटर्स में। और क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे चार्ज आएगा CV और यहाँ पे भी चार्ज आएगा CV। तो चार्ज थ्रू स्विच हम क्या बता सकते हैं, चार्ज थ्रू स्विच, आपका आंसर जो फाइनली होगा वो होगा CV। क्या इसमें डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? कुछ खास चीज नहीं होगी, बस रैंडम जगह पे कहीं पर भी स्विच लगा दिया जाएगा। अगर स्विच लगा दिया गया है तो आपको बस ये देखना है कि उस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि इस जब भी सर्किट के अंदर इस तरह से प्लेट्स दिखाई जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इनिशियली आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो इस तरह से कैपेसिटर शो किया जाता है, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार्ज जो है, अगर ऐसा सर्किट हमें दिया हुआ है, तो बैटरी इस प्लेट से चार्ज एब्जॉर्ब कर सकती है और इस प्लेट को चार्ज दे सकती है। लेकिन ये दोनों प्लेट्स जो हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, इनके ऊपर चार्ज कहीं से भी उड़ के नहीं आ सकता। ठीक है ना, या फ्लो करने का रास्ता नहीं है, तो फ्लो करके तो नहीं आ सकता। तो इन प्लेट्स को बोला जाता है आइसोलेटेड प्लेट्स। और क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इसका मतलब इन पे नेट चार्ज का समेशन हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। इन इस पे अगर आप चार्ज बोल रहे हो -Q, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +Q ही आएगा, क्योंकि ये प्लेट्स क्या है, आइसोलेटेड है। इन पे चार्ज आने और जाने का कोई रास्ता नहीं है। समझ आई बात? अब देख लेते हैं स्विच वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी से मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो मान लो ये कैपेसिटर दिया हुआ था, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, एक और है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे लगा दिया गया है एक स्विच। ठीक है, दो स्विच है यहाँ पे, एक S1 और एक S2। ये हो गया S1 और ये हो गया S2। 4 4 4। तो पहले क्या है, S2 क्लोज्ड है। क्वेश्चन में मान के चलना है कि S2 पहले क्या था, क्लोज था, और S1 क्या था, ओपन था। ठीक है ना। S2 पहले क्लोज था और S1 ओपन था। उसके बाद क्या किया गया, काफी समय के बाद अचानक से S2 को खोला गया और S1 को लगा दिया गया। तो पहला केस मैं ले लेता हूं, केस जब S2 तो क्या है, क्लोज्ड है, और S1 जो है वो ओपन है। तो आप देख सकते हो अगर S2 क्लोज्ड है तो ये वायर तो सिंपली एक स्ट्रेट वायर बन गया, और S1 जो है वो ओपन है, तो ये कैपेसिटर सर्किट में इंक्लूड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चार्ज के पास आने या जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो सर्किट क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ, ठीक है ना, सर्किट जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा। तो हम निकाल सकते हैं कि बैटरी से चार्ज कितना गया होगा। चार्ज जो बैटरी से गया होगा वो गया होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 और 4 सीरीज में हो जाता है 2,
2 × 10 20, तो चार्ज क्या होगा 20 माइक्रो कूलम। यानी यहां से चार्ज पहले फ्लो हो रहा था 20 माइक्रो कूलम। अब क्या किया गया है, अब हमारा सेकंड केस है, तो इस केस के अंदर S2 को ओपन किया गया है और S1 को क्लोज कर दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, अब ये तीन कैपेसिटर किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। अगर हम S1 को क्लोज कर दें और S2 को ओपन कर दें तो 4 4 4। अब हम देख सकते हैं कि फाइनली चार्ज कितना फ्लो किया होगा बैटरी से, Q2। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट। तो तीन कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 4/3 × 10, यानी कि 40/3 माइक्रो कूलम। तो अगर पूछा जाए चार्ज थ्रू स्विच S1, तो चार्ज थ्रू स्विच S1 का आंसर क्या होगा। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सिंपली हमें बस ये देखना था कि जैसे ये स्विच बंद किया जाएगा, बैटरी से चार्ज जो फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 40/3 माइक्रोकूलम, और वही चार्ज तो पूरे सर्किट में घूम के यहाँ से फ्लो करने वाला है। तो थ्रू S1 क्या मिल जाएगा हमें चार्ज, आ जाएगा 40/3 माइक्रोकूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई नया टॉपिक नहीं है ये, बस कहीं पे भी सर्किट में स्विच दे दिया जाए तो आपको एक पॉइंट बस याद रखना है कि उस कैप जिस ब्रांच में आपने स्विच लगाया है उस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही होगा चार्ज थ्रू स्विच, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। हम्म तो ये रहा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। कोई पूछ रहा है कि दोनों बंद कर दें। अगर आप दोनों बंद कर दोगे तो बेटा क्वेश्चन में क्वेश्चन मत पूछो थोड़ी देर, फिर आगे जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, अगर आप दोनों स्विच बंद कर दोगे तो उस केस में 0 आंसर आएगा, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कैसे। चार्ज थ्रू आपको S बताना है, ठीक है, जो भी स्विच दिया होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। एक कैपेसिटर है, यहाँ दूसरा है, और ये जो कैपेसिटर है ये स्विच से कनेक्टेड है। तो इसे इंक्लूड करना है या ना इंक्लूड करना और डिपेंड करेगा स्विच ओपन है या फिर क्लोज है उसके ऊपर। ठीक, सभी लोग बताओ जरा। तो अभिरूप का 20 आया है, कुणाल का 5, रोहन का भी 20 है, और कोई। भर भर के लोगों का 20 आ रहा है अब। हाँ, स्विच जब क्लोज हो तभी आपको बताना है, जब ओपन है तब तो 0 ही आंसर है। स्विच अगर ओपन होगा तो उसमें से चार्ज जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। स्विच को क्लोज करने से ही तो सर्किट में इंक्लूड हुआ। ठीक है, सिंपल है। जैसे ही आप क्लोज करोगे ये पूरा सर्किट बन गया आपका। तो आप देख सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये दोनों मिलके हो गए 4 पैरेलल में, और 4 सीरीज में मिलके हो गए 2। तो बैटरी से जो चार्ज निकला होगा Q, वो आप कह सकते हो कितना हो जाएगा C/V, यानी कि 40 माइक्रो कूलम, जो कि यहां से फ्लो किया होगा। अब उस चार्ज को क्या होना होगा, डिवाइड होना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल कैपेसिटेंस हैं। तो चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा। तो थ्रू स्विच हमारा चार्ज कितना हो जाएगा 40/2, यानी कि 20 माइक्रो कूलम। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 20 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा स्विच दिया हुआ है इस तरह से, 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड।
और ये है स्विच। तो स्विच को क्लोज करते ही आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो करके गया हो। सिंपली आपको इक्विवेलेंट निकालना है और चार्ज बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे ही स्विच बंद करेंगे ये क्लोज हो गया। कोई फर्स्ट वाला पूछ रहा है। बेटा फर्स्ट वाला तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इक्विवेलेंट निकालना था। दो और दो पैरेलल में तो मिलके चार हो जाते हैं पैरेलल का फॉर्मूले से, सिंपली ऐड करना होता है। और चार सीरीज में है तो वो हाफ हो जाएंगे, तो दो। तो नेट कैपेसिटेंस दो है, तो बैटरी से चार्ज कितना निकला होगा, C इंटू वी, यानी कि 40 माइक्रोकूलम। तो 40 माइक्रोकूलम जब चार्ज गया है, अब क्योंकि ये पैरेलल में दो रास्ते हैं तो चार्ज को डिवाइड होना है, और डिवाइड होने के लिए दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा पैरेलल में। हमें पता है पैरेलल के अंदर चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, और क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों में चार्ज भी सेम जाएगा। टोटल 40 आ रहा था तो दोनों में जाएगा कितना, 20-20, और यही तो आपका स्विच था तो उसमें से गया कितना, 20। ठीक है, सिमिलरली इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 और 1 जैसे आप देखोगे सीरीज में आ गए, तो ये 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, हाफ। ये हाफ और ये 2 पैरेलल में, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे, 5/2। 5/2, 3 और ये 2 ये सब किसमें है, सीरीज में। तो 1/c इक्विवेलेंट को क्या कहा जा सकता है, वो हो जाएगा सिंपली कितना, ये मिलके तो हो गए हैं 1 प्लस ये मिल गया हमें 5/2 और प्लस एक 3। यहां से सी इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 15 15/26। ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 15/26। तो आप बता सकते हो चार्ज कितना निकला होगा, तो वो हो जाएगा C इंटू वी। 15/26 इंटू पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट। ठीक है ना, जो कि मिल जाएगा 150/13 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके आया है। अगर इतना चार्ज फ्लो करके आ रहा है और यहाँ पे चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो चार्ज सेम फ्लो करके जाएगा और यहाँ पे जाके वो दो रास्तों में डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q1 गया है मान लो, और यहाँ पे चार्ज गया है मान लो Q2, तो ये दोनों पैरेलल में, तो हम कहते हैं कि Q1/Q2 ये होना चाहिए C1/C2, यानी ये हो जाएगा 1/2/2। ठीक है, तो आप Q1 बता सकते हो यहाँ से सिंपली, जो हमारे स्विच में जा रहा है चार्ज, Q1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेशियो में क्योंकि डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा 1/5 ऑफ जितना भी चार्ज आ रहा है, 150/13। 30/13। किसी कोई डाउट है, सबका अलग अलग आंसर क्यों आया। आपको तो सिर्फ स्विच से बताना है ना, यानी Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टोटल चार्ज आया था हमारा 150/13। ठीक है, वो तो आया टोटल चार्ज जो कि बैटरी से निकला होगा, पर वो सारा स्विच से तो नहीं फ्लो होगा ना, वो तो यहाँ जाके डिवाइड होगा Q1 और Q2 में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसे डिवाइड होता है वो तो हम देख ही चुके थे, वही मैंने यहाँ पे कर दिया बस। किसी को कोई डाउट, खैर अभी और क्वेश्चन करेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, अगर है भी तो। पहले बताओ, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मैं फिर से बताऊं सेकंड क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट है, नहीं तो एक, हाँ बेटा फिर से तो बता दूं, पर आपको दिक्कत किस चीज में है ये तो बताओ। इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत है, इक्विवेलेंट निकालना तो सबसे आसान चीज है, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। 1/5 कैसे हुआ, अरे ये तो रेशियो है ना। C1 आपको मिला, इक्विवेलेंट कितना है C1, 1/2।
और C2 कितना है, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास 1/4। रेशियो प्रोपोर्शन से डिवाइड करना है, ये तो बचपन में सीखा था 1/4। तो इसको इसको 1/5 मिलेगा, इसको 4/5 मिलेगा। बेसिकली आपको टोटल चार्ज Q जो बैटरी से आ रहा है उसे 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। मैंने वही डिवाइड किया है जितना भी चार्ज आया है उससे, ठीक है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनमें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप बस चार्ज को डिवाइड कर रहे हो। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करो सभी लोग। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है चार्ज थ्रू स्विच, ये थोड़ा सा अलग है। ट्राई करो सभी लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली एग्जाम में आते हैं अगर चार्ज फ्लो वाले पूछे जाएं स्विच से। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया है, हिंट है कि कंजर्व चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स, ठीक है ना। यानी कि चार्ज कंजर्वेशन जो आप कर सकते हो प्लेट्स जो कि आइसोलेटेड हैं उनके ऊपर। तो ऐसा पेयर ढूंढना होगा आपको जहां पे कि चार्ज कंजर्वेशन किया जा सके। स्विच को ओपन मानते हुए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। स्विच को ओपन मानोगे, एक कैपेसिटर ये है, एक ये ये और ये आपकी बैटरी है। ये है 20, 4, 4, 2 और 2। तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा बैटरी से। तो Q की वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट इंटू 20। Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट, निकाल लेते हैं। 2 और 2 सीरीज में मिलके हो जाएगा 1, 4 और 4 सीरीज में मिलके हो जाएगा 2, 1 और 2 पैरेलल में मिलके हो जाएंगे 3। 2 और 2 सीरीज में 1, 4 और 4 सीरीज में 2, 2 और 1 पैरेलल में मिलके 3। तो 3 इंटू 20 यानी कि 60 माइक्रोकूलम। तो 60 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से फ्लो किया होगा। अब उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। वो भी हम जानते हैं कि वो रेशियो जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप कह सकते हो कि Q1/Q2 ये इक्वल क्या होना चाहिए, C1/C2। तो इनका इक्वलेंट तो कितना आया था 1 और इनका इक्वलेंट कितना आया है 2। तो इस रेशियो में इनका चार्ज जो है वो डिवाइड होगा। तो अगर मैं Q1 निकालूं तो Q1 हो जाएगा 1/1+2 इंटू आने वाला चार्ज जो कि क्या है हमारा 60, यानी कि 20 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू आ गई, तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइक्रोकूलम। अब हम प्लेट्स पे चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप प्लेट्स पे क्या करो, चार्ज लिख लो। तो ऊपर वाली प्लेट्स पे इधर चार्ज जो आएगा वो आएगा +20, इधर आएगा -20, फिर यहाँ आएगा +20 और यहाँ आएगा -20, ठीक है ना। सिमिलरली इस पे अगर बोला जाए तो +40, यहाँ -40, यहाँ +40 और यहाँ -40। ये हमने सॉल्व कर लिया है स्विच बंद करने के पहले। अब हम सॉल्व कर लेते हैं स्विच बंद करने के बाद। तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा स्विच बंद करने के बाद, ये, और ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। ये 2 है, 2, 4 और 4। अब आप देख सकते हो ये 2 और 4 किस में है, पैरेलल में, मिलके हो गए 6। ये 2 और 4 किस में है, पैरेलल में, मिलके हो गए 6, ठीक है ना। तो Q बराबर होना चाहिए C इक्वलेंट इंटू V। तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, फिर 6 और 6 किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पॉइंट्स बेसिकली एक ही पॉइंट है ये, क्योंकि इन्हें कनेक्ट कर दिया है आपने। तो इन दोनों का एंड वाला पॉइंट सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में। इन दोनों का एंड वाला पॉइंट सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में। इसलिए मैंने इन्हें 6 6 और 6 और 6 सीरीज में कितना हो गया 3। Q की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 20, यानी कि फिर से कितनी आ गई 60 माइक्रोकूलम। तो बैटरी से फिर से करंट चार्ज कितना फ्लो किया है 60 माइक्रोकूलम। अब जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वो फिर से डिवाइड होगा। मान लेता हूँ इसमें जाएगा Q1 और इसमें जाएगा Q2। फिर से वही Q1/Q2 ये होना चाहिए C1/C2, यानी 2/4
या 1:2। यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या मिलेगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + 2 इंटू 60 यानी कि 20 माइक्रोकूलम, और Q2 हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम। मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। इसे कितना मिलेगा? इसे मिलेगा +20, इसे मिलेगा -20, ठीक है ना। इसे मिल जाएगा +40 और इसे मिल जाएगा -40 माइक्रोकूलम। अब आते हैं आगे की, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ अगर मैंने 0 पोटेंशियल माना था, यहाँ 0 था, यहाँ पे पोटेंशियल 20 था और यहाँ पे पोटेंशियल 20 था। क्या हम बता सकते हैं इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? तो आप बता सकते हो, आपको इसके ऊपर चार्ज पता है 2 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर के ऊपर। देखो जरा, 2 माइक्रो फैरेड इसका कैपेसिटेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता करना है, और इस पे जो चार्ज आ चुका है यहाँ पे +20, यहाँ पे -20। मैं Q बराबर CV लगा देता हूँ, तो 20 = C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 20 - X। समझ आ रही है बात? क्योंकि मैं X पता करना चाह रहा हूँ। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? X की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वोल्ट। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल हमें 0 पता है, यानी इस पे चार्ज कितना होना चाहिए वो भी हम निकाल सकते हैं। इस पे चार्ज होगा Q C इंटू V, 2 इंटू 10 यानी कि 20। समझ आ रही बात? यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? +20। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? +20। यहाँ पे क्या आएगा? -20। सिमिलरली इस पे कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा +40 और इस पे आ जाएगा -40। अब यहाँ पे स्विच की बात क्या आ जाती है? स्विच की बात आ जाती है कि हम आइसोलेटेड प्लेट्स के ऊपर चार्ज देखेंगे कि पहले कितना नेट चार्ज था और अब कितना नेट चार्ज है किसी भी एक पेयर के ऊपर। तो हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, ठीक है। अचानक से बंद कैसे हो गए? तो देखो मैं कहाँ पे था। हाँ, तो हमने निकाल लिया है कि फाइनली चार्जेस कितने आएंगे। अब हमें देखना है कोई भी एक आइसोलेटेड प्लेट्स का पेयर। तो पहले अगर मैं देखूं तो इन प्लेट्स को देखो, इन प्लेट्स पे नेट चार्ज पहले कितना था? तो आप देख सकते हो -40 +40, नेट चार्ज पहले कितना था? इनिशियली वो था भाई 0। और अब भी इनके ऊपर चार्ज अगर देखा जाए टोटल, तो अब भी वो चार्ज क्या है? फाइनली वो भी है 0। यानी कि फ्लो करके कितना आया होगा चार्ज? 0। क्यों? क्योंकि इन आइसोलेटेड प्लेट्स पर अगर चार्ज फ्लो करके आता तो वो कहां से आ सकता था? इसी रास्ते से आ सकता था। लेकिन क्योंकि अभी भी इनके ऊपर चार्ज का टोटल समेशन कितना है? 0 है, और पहले भी कितना था? 0 था। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि नेट चार्ज फ्लो करके कितना आया होगा? 0। मान लो कि बाद में सर्किट बंद करने के बाद, स्विच को बंद करने के बाद इन प्लेट्स पे चार्ज का समेशन अगर नॉन जीरो आता तो फिर मैं बता देता कि उतना ही चार्ज फ्लो करके आया होगा। यहाँ पे जो डेटा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो डेटा है उसकी वजह से हमारे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया है शायद उसमें 0 नहीं आएगा। मैं एक बार मेथड वापस से बता दे रहा हूँ आपको करना क्या होता है। जब स्विच ओपन है तब आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज, उसके बाद स्विच क्लोज करने के बाद हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज, और फिर किसी भी एक पेयर को देख लोगे जो कि आइसोलेटेड हो, एकदम हवा में था पहले, और जहां पे चार्ज आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्विच है। पहले का टोटल समेशन 0, फाइनल टोटल समेशन जो भी हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता लग जाएगा कितना चार्ज फ्लो करके आया है। ठीक है।